इज इनर्शिया? अरे ठंड में तो बता दो इनर्शिया क्या होता है। देखो, सुबह उठते हो, हेलो, यस सुबह सर। उठते हो ना यस सुबह, सर। सुबह रजाई छोड़ने का मन नहीं करता भाई। यस सर। पूरी रात यस हमने गर्म सर। करी है और अब उसको एकदम से कौन छोड़े। तो वो क्या है, दैट इज इनर्शिया, है ना। हम लोगों को कोई इनर्शिया है कि हम इससे नहीं निकलेंगे भाई, गर्म है पूरी एकदम। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ सोने का इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया ऑफ हैविंग रेस्ट। तो वही इनर्शिया हमारी किसी भी बॉडी में होगा, किसी भी रिजिड बॉडी बोल लो या किसी भी जनरल बॉडी में होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मास। उसके अंदर मास है, इसलिए उसके अंदर इनर्शिया होगा। अब वो दो टाइप का हो सकता है, या तो इनर्शिया ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है और उसका मन है कि वो चलती ही रहे, अनलेस देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की बात हुई थी जब मेरे को इस बच्चे ने पूछा था, नाम भूल गया मैं, एक दो बच्चे हैं हमारे क्लास में। हम्म तो अभी नहीं दिख नहीं रहा नाम, चलो। जब हम बात कर रहे थे कि चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका क्या होगा, उसकी टेंडेंसी होगी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में ही रहना चाहेगी, अनलेस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई होगा तब वो उसकी वेलोसिटी को कम या ज्यादा करेगी। अब कम करेगी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, ज्यादा करेगी तो थोड़ी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब एक रैंडमली कोई चीज मैंने आपको ऐसे फेंकी मान लो हवा में, तो वो रुक जाती है बिकॉज उस पे एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है। अगर वो धरती पे गिर गई तो उस पे फ्रिक्शन लगेगा। तो वो सारे भी फोर्सेज हैं, अगर वो फोर्सेज नहीं हो तो वो बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, उसी को बोलेंगे इनर्शिया। और अगर कोई चीज एक जगह पे पटी पड़ी हुई है, एक जगह पे रखी हुई है, तो वो अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगी तब तक हम उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब वो चाहे के फॉर्म में उसको खींचे या उसको धक्का दें, तो दोनों सिचुएशन ये हो सकती हैं। इन सिचुएशंस के अंदर उसको बोलेंगे द फर्स्ट वन वाज इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जो हमारे पास सुबह होता है ना कि 5 मिनट और, बस 10 मिनट और, तो वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम उसी रेस्ट की स्थिति में रहना चाहते हैं। और जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, घर वालों की डांट, है ना। या तो मम्मी बोलेगी कि अगर आज तू नहीं उठा और अगर आज तू अब नहीं उठी तो अब तेरी खैर नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो अपनी स्थिति को चेंज करेगा, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करके इट विल गेन सम मोशन। तो दैट इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी। उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि ड्यू टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आया है वो। ये सब डिस्कस हो गया था। फिर बात करी थी हमने किसकी, की रिलेटिव है सारा। ये बच्चा अगर पेड़ को देख रहा है, बस को देख रहा है, तो उसको कुछ और नजर आ रहा है। वहीं पे बस के ऊपर बैठ गया, फिर देख रहा है बस को, तो बस उसको रेस्ट में नजर आ रही है। अगर पेड़ को देख रहा है तो फिर उसको बस मोशन में नजर आ रही है। तो ये बात हुई थी कि एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। वो हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। नजरिया मतलब ऑन द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है, रिलेटिव मोशन अगर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर हो रहा है, दिस मीन्स कि इट इज द स्टेट ऑफ मोशन। और अगर नहीं हो रहा तो इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। एक समझदार स्टूडेंट, एक समझदार बच्चा क्या बोलेगा कि सर इट इज इन द स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट। ये बात हुई। इसके बाद ये भी बोल दे कि इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल या विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो पूरी बात होगी। फिर वो साइंटिस्ट वाली बात होगी कि यार मैं आई एम इन रेस्ट, आई एम इन स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आई एम इन स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस चेयर। तो ये क्या बात होगी, दिस इज द स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट। अगर मैं उठ के चल दूं तो आई विल बी इन द स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू सम रैंडम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसी हमने कल बात करी थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिया हमने, अब ये बच्चा बैठा हुआ है देख रहा है, अगर ये अपने आप को खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले कि वो अपने रिस्पेक्ट में हर चीज को देखने लग जाए, तो फिर उसको ये बस रेस्ट में नजर आएगी, क्योंकि ये बस के ऊपर बैठ गए भाई साहब। और अगर ये ग्राउंड को ले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो अर्थ है जिसके ऊपर ये रोड बना हुआ है, उसको अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें, यानी कि उसके नजरिए से देखें, तो फिर बच्चे को ये बस मोशन में नजर आएगी, बिकॉज द
पोजीशन ऑफ द ग्राउंड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस बस, या इस बस की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम समय की रेखा पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम समय की में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से पोजीशन ऑफ द बस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस मींस दिस बस इज इन द रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अगर बच्चा अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले, अपने आप को मद्देनजर रखे, खुद ऑब्जर्वर हो जाए, खुद ही का रेफरेंस ले ले, तो फिर देखेगा कि सिंस द बस इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय एज द टाइम पासेस, तो फिर वो बोलेगा दिस बस इज इन द स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि दिस बस इज इन द स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट विद रेफरेंस टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दिस बॉय। तो ये हो गया। फिर हम उसके बाद क्या बात करी थी, उसके बाद बात करी थी टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला था 1D। अगर हम सीधी एक रेखा में जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और हम एक ही एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, तो वो हो गया 1D मोशन। दो अगर एक्सिस इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो 2D मोशन हो गया। एग्जाम्पल आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा था 3D, कोई भी जनरल मोशन है तो वो 3D मोशन है, दैट इज कॉल्ड एज 3D मोशन। अब 3D की इक्वेशंस अगर किसी को समझ आ जाए, उसका स्पेशल केस 2D होगा, उसका स्पेशल केस 1D होगा। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। फिर बात आई थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। Displacement was a vector quantity, displacement was the shortest path between the initial and the final position, displacement is a vector quantity। ये बात हुई थी। फिर हमने एक पॉइंट, एक बॉल था, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकाली थी, देख लिया था, राइट। अब बात करेंगे, नहीं ये भी हो गया था कल, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या था भाई, 3 डायमेंशनल में अगर बात करें तो 0 0 0 यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी की जो हमें पोजीशन बताए, यानी इस केस में वेक्टर आर है, तो वो होगा पोजीशन वेक्टर। जनरल फॉर्म में लिखोगे आर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अगर यही वेक्टर मैं 1 डायमेंशन में लिखूं तो वो या तो एक्स आई कैप हो सकता है, या वो वही वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वाई YJ हो सकता है, या फिर अगर यही जेड में हो रहा है तो जेड के कैप हो सकता है। यानी जो भी होगा सिर्फ एक ही होगा भाई, आई के साथ फिर 0 जे होगा और 0 के होगा, और इसके साथ फिर वही आई के साथ 0, वही घिसी पिटी कहानी, 0 के साथ के, और इसके आगे जो सब समझ दो, सब समझदार हो इस बैच में, तो यही कहानी इसकी रहेगी। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें तो पोजीशन वेक्टर था, किसी दूसरे रैंडम पॉइंट के बारे में बात करें तो दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को P1 से उठाकर P2 तक लेके आए, जितना डिस्प्लेस किया वही वेक्टर जो इस कहानी को बयां करेगा, वही बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, निकालने के लिए क्या करेंगे, आफ्टर ये फाइनल पॉइंट ले लो, उसमें से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो। ये 3D में है, और वही किसी पिटी कहानी इसके साथ लगाएंगे कि आई कैप जे कैप एंड के कैप, ओनली वन ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट एट वन टाइम इफ वी आर कंसिडरिंग 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक, फिर हमने ये न्यूमेरिकल करा था, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल में किसको डाउट था वो बताओ। डिस्टेंस तो सब निकाल पाए थे कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हो गई 500 चला, फिर 400 चला, फिर 200 चला, तीनों को जोड़ दिया सर 1100 मीटर आ गया। डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में दो ही चीज होती है बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा, बोलो, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। नहीं, नहीं, इसी तो पूछा है कि तुम गलती करो। स्केलर बोला मैंने, स्केलर, स्केलर ओनली क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होता है ओनली उसमें। ओनली नहीं, मैग्नीट्यूड। नहीं। अब देखो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ एक और एम भी तो लिखा है छोटू सा, वो क्या है, सर यूनिट। यूनिट भाई, यूनिट। देख कितने अच्छे बच्चे हैं। स्केलर क्वांटिटी में दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, और वेक्टर में दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन। ये दोनों के दोनों पार्ट है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। देखो जिन्होंने बोला था ना कि मैग्नीट्यूड खाली होता है, सही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही तो पार्ट था n टाइम्स u, n इज सम न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज सम यूनिट। यूनिट। ठीक है, तो ये सबको पता है, बस शब्द बयां करने के लिए नहीं होते कि सर बस यहाँ तक आ गई बात और बस बता नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जिनके यहाँ तक आ रही है वो क्वेश्चन सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या बोला था कि इट इज द शॉर्टेस्ट
वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो एक सीधी रेखा लो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उसको ज्वाइन कर दो, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट था उस पे उसका टेल होगा और जो फाइनल पॉइंट है उस पे उसका हेड होगा। ऐसा जो सीधा वेक्टर होगा एक वेक्टर, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी वेक्टर की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, और उसी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब कितने बच्चे इसको कल कर पाए थे, या फिर जिनको डाउट है वो हैंड रेज कर लो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। फिर आज की कहानी इसके आगे होगी स्टार्ट। सर क्या बोला? डाउट वाले हाथ खड़े कर लो जिनको इसमें डाउट है, डिस्प्लेसमेंट जो नहीं निकाल पाए थे कल। ठीक है, सबको क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट निकालने हेतु हम क्या करेंगे, हमारा इनिशियल, अच्छा अवंतिका को नहीं आया था, ओके रुको भाई रुको, फिर तो बताना पड़ेगा, सबको ही बताना पड़ेगा। जब तुम जो आंसर देते हो उन बच्चों को नहीं आ रहा समझ, भाई अब झूठ मत बोलो, फिर एक को नहीं आ रहा तो और भी होंगे, जिन जिनको नहीं आ रहा हैंड रेज कर लो। सही, अब आए ना सब छुपे हुए लोग। ठीक है, बता देता हूँ। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो हमने क्या बोला था, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो हम लोग देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 500 मीटर ड्यू साउथ। साउथ की तरफ 500 मीटर चलता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अगर कुछ ना दिया हो डायरेक्शन तो हम यही मानते हैं, मैप में हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होगा, ईस्ट उसके राइट साइड में होगा और वेस्ट लेफ्ट साइड में होगा। तो यही होता है, यही साइन कन्वेंशन हम लेके चलेंगे। ये बोलता है क्वेश्चन में कि 500 मीटर चला साउथ की तरफ, तो एच को हमने बोल दिया दिस इज होम। होम से चला स्कूल, उसको जाना है, तो कैसे पहुंच रहा है, पहले होम से चल के 500 मीटर साउथ की तरफ चला, तो साउथ हमारा नीचे था तो चला दिया हमने 500 मीटर इसको, ठीक। फिर जहां पहुंच गया उसके बाद 400 मीटर चला किस तरफ, वेस्ट की तरफ। तो अब यहाँ ये नीचे था, नीचे वाले पॉइंट पे, यहाँ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट कहाँ है, राइट साइड में। फिर कितना चला, 400 मीटर। लो भाई हमने 400 मीटर इसको चला दिया, ठीक। अब जहां पहुंचा उसके बाद 200 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, 200 मीटर चलना है उसको ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। तो इधर था जी, नॉर्थ ऊपर है तो हमने 200 मीटर इसको ऊपर भी चला दिया। ये सब कार्यकलाप करने के बाद ये भाई साहब पहुंच गए कहाँ, अपने स्कूल में, ठीक है। तो एस हमने बोल दिया, दिस फाइनल पॉइंट इज एस, स्कूल। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉय एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड का हमने देखा था, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ कितना है, पहले 500 मीटर चले, फिर 400 मीटर चले, फिर 200 मीटर चले। अब इन तीनों को जोड़ दूं तो दैट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट वाज ट्रेवल्ड बाय दिस बॉय। तो जोड़ो भाई इनको, 500 400 और 200, क्या ये 1100। तो ये सबका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, सीधा हिसाब है, सब चीजों को ऐड कर लो। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, कितना ये डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको पहाड़ बना के एक बताया था कि क्या होगा कि बीच में जो मर्जी आ जाए, अगर इनिशियल पॉइंट से तुम फाइनल पॉइंट तक पहुंच गए तो जो भी वेक्टर एक सीधी रेखा में इसको ज्वाइन करेगा, चाहे उसको पहाड़ चीरना पड़े, नदी क्रॉस करनी पड़े, चाहे दुनिया जहान कुछ भी करना पड़े उसको, दैट इज द ओनली वेक्टर जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो वही कहानी हम किसके साथ करेंगे, इस लड़के के साथ करेंगे, इसको भी वही करना होगा। तो देखो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या था, एच था, तो एच से उसकी टेल स्टार्ट हुई और फाइनल पॉइंट जहां पे वो पहुंचा एस पे, यानी स्कूल में पहुंच गया था। तो ये जो ब्लू कलर का वेक्टर ड्रॉ किया मैंने, क्या यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यस सर। इनिशियल फाइनल तक पहुंच गए भाई साहब विद द हेल्प ऑफ सम डिस्प्लेसमेंट। तो जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक मैंने एरो ड्रॉ कर दिया, इनिशियल पे टेल है और फाइनल पे हेड है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया एस नेट, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, दिस मींस कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरो लगाए ना इसके ऊपर, तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अब मैं एस को निकाल लूं, अगर मैं एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, दिस मींस मुझे पता चल गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय। अब एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, पहला होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड विल बी द लेंथ ऑफ द वेक्टर, जो उस वेक्टर की लेंथ होगी वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं इसकी अगर लेंथ निकाल लूं यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो क्या क्या उसका मुझे मैग्नीट्यूड पता पड़ जाएगा एस नेट का। हाँ जी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड ट्रायंगल है ना, इसमें आप लोग क्या करो, इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें
पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे, हमारे दादा रहे होंगे, भाई तो नहीं बोल सकते, दादा, हमारे दादाजी पाइथागोरस नाम के जो थे, उन्होंने हमें एक थ्योरम दी थी मरते टाइम कि ये थ्योरम लो और लगाते रहना। तो वही थ्योरम हम लगाएंगे इस ट्राइंगल में, येलो कलर से जो मैंने शेड कर दिया है। अब मुझे इसकी डायमेंशंस, हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए इस ट्राइंगल की। देखो नीचे वाली लेंथ तो मुझे पता है 400 मीटर है, क्यों? क्योंकि 400 मीटर वो ट्रेवल किया है, नीचे दिखा हुआ है। अब Yes, sir. यहाँ से एच से लेके यहाँ तक ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ये कैसे करूंगा मैं कि टोटल जो था, टोटल जो ये था ऊपर से नीचे तक, तो ये तो था 500 और नीचे से यहाँ इस पॉइंट तक है 200, ये 200 है, Sir, तो बच गया कितना? 300 बच गया, 300 बच गया ना। तो जो इसकी बची हुई डायमेंशन थी वो मैं लिख देता हूं भाई कि दिस इज 300। ठीक है, अब एक ट्राइंगल है जिसकी एक भुजा है 300, दूसरी भुजा है 400, तीसरी मुझे फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे एस नेट का अगर मैग्नीट्यूड खाली निकालना है, देखो तो मैं क्या करूंगा, एस नेट वेक्टर को मॉडुलस फंक्शन में रखूंगा और उसको, यानी कि वो लेंथ आ गई भाई, यही तो है एस नेट का मोड, यही तो ये दूरी है, तो वही मुझे फाइंड आउट करनी है। एंड दैट विल बी इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी क्या? बताओ, सीधा सीधा बता दो, सीधे सीधे। जिनको मैजिक ट्राइंगल याद है वो तो सीधा बता पाएंगे। 500 मीटर, ये आएगी 500 मीटर। अब मुझे मैग्नीट्यूड किसका पता पड़ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया। अब मुझे एंगल निकालना है। अगर मैं एंगल भी बता दूंगा तो दिस मींस आई हैव कंप्लीटली डिफाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एंगल निकालने हेतु क्या करेंगे? जो इनिशियल वेक्टर होता है उसके साथ निकालते हैं। तो पहला वेक्टर क्या था भाई? पहला जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया था दैट वाज फ्रॉम होम टू, होम से शुरू होकर साउथ डायरेक्शन में जो गया था, यानी कि S2, ये वाला डिस्प्लेसमेंट उसने सर्वप्रथम किया था, सबसे पहले उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया था। अब इसके साथ जो एंगल बनाएगा कौन सा? रिजल्टेंट, यानी एस नेट, वही होगा हमारा एंगल। ठीक, तो अब ये एंगल मुझे निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई विल यूज टेन थीटा इन दिस येलो कलर के ट्राइंगल। येलो कलर के ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा निकाल लो, क्या होगा भाई? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो थीटा वैल्यू, जो ये थीटा है इसके जस्ट सामने वाली साइड इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, या फिर उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ऑफ दिस थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होगा कि वो वर्टिकल होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम P बाई बी रटते हैं उसका मतलब कहीं ये नहीं है कि ये परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल होना चाहिए, अदरवाइज वी वुड हैव सेड कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर मतलब कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा, जहां पे थीटा का मुंह खुला होगा दैट विल बी, जैसे ऐसे थीटा है, थीटा का मुंह ऐसे खुलेगा, तो इस जहां जिस डायरेक्शन ये जो खुल रहा है ना, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। यानी कि थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या है उसकी वैल्यू? 400 डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या होता है? बेस इज द एडजेसेंट साइड। बेस क्या होगा? एडजेसेंट साइड होगा, तो वो 300 है। तो मुझे टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई 400 बाय 300, 4/3। अब थीटा क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3। बताओ क्या आंसर है, क्या लिखूं? थीटा क्या आएगा फिर? 53 डिग्री। कैसे आया? कैसे आया? दिख रहा है ना, ऐसे आया कि सर एग्जाम इसमें दिख रहा है सॉल्यूशन में, यही है ना तरीका, या किसी को याद है? किसी को याद है क्या कैसे आया? ठीक है, देखो अब अगर आपको ये सॉल्यूशन में 53 डिग्री नहीं दिख रहा होता तो आप लोग यहाँ तक आते और एग्जाम में क्या हो जाते फिर? फेल। नहीं भाई, धुआं होते पहले तो, फिर फेल तो बाद में होते। फेल तो रिजल्ट आता है तब होता है बंदा, तब तक रिजल्ट ना आए तब तक फेल नहीं होता, तब तक चोरी ना पकड़ी जाए तब तक चोर नहीं होता। तो तो फेल तो तब होता है बंदा, तब रिजल्ट आता है। एग्जाम देते टाइम थोड़ी फेल होता है कोई, उस टाइम तो क्या दिखती है? धुआं धुआं, स्मोक। हाँ, धुआं धुआं दिखेगी सबको। तो वो धुआं कहाँ दिख जाएगी? थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/3 पे। अब जिस बच्चे को सर मैजिक ये तो एक ट्रायंगल का मैजिक फॉर्मूला याद है, था। अरे नहीं, मैजिक ट्रायंगल याद करो, भूले भटके हुए एंगल को याद करो। देखो एक ट्रायंगल आपको बताया था मैंने कि इसकी साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है।
ऐसे ट्राइंगल में ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। याद करो। यस सर। जब रेशियोज की बात हो रही थी, अब रेशियो देखो, ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी यही तो है कि 3 4 5 हो या 300 400 500 हो या 600 800 और 1000 हो, रेशियोज जब एक ही उसमें रहेंगे ना अनुपात में, तो हमारे एंगल फिक्स रहेंगे। तो इसी हर एक साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये एंगल सेम रहने वाले हैं। तो ये 37 ही रहेगा और ये 53 ही रहेगा। मैं तो करूंगा ही नहीं, एग्जाम में अगर आए तो मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं tan थीटा का लिखूंगा ही नहीं। मुझे ये ट्राइंगल दिख गया कि ये 500 है, ये 300 है, 400 है, तो दे आर इन द रेशियो 3:4:5, तो भाई थीटा निकालूंगा ही नहीं, सीधा 53 डिग्री लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैजिक ट्राइंगल याद है। सर इसकी भूल जगह गए? कुछ और रखो। इसकी जगह कुछ और होता तो फिर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है ना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। दो ही तरीके ओके। होंगे, दो ही तरीके होंगे। देखो, या तो आपको मैजिक ट्राइंगल से आएगा क्योंकि 37 या 53 डिग्री होने वाला है। अगर नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला से निकल जाएगा। जैसे हम लोग निकाल रहे थे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, कैसे निकल रहा था? साइन ऑफ 2 थीटा से ना। तो 2 थीटा पता चल जाए, फिर उससे 120 आ गया क्योंकि 60 का डबल। तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से आ जाएगा। नहीं तो ऐसे एब्रप्टली जो वैल्यू आ गई, जैसे 53 डिग्री, अब 53 डिग्री तक पहुंचना नामुमकिन है। आई थिंक 53 खुद में ही एक प्राइम नंबर नजर आ रहा है मुझे, तो वो यस मल्टीपल सर। ही नहीं होगा। मल्टीपल क्या, डबल ट्रिपल छोड़ो, वो कोई सा भी मल्टीपल नहीं होगा। तो 53 डिग्री और 37 डिग्री दे इटसेल्फ आर प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ पे आपको मैजिक ट्रायंगल का मैजिक याद होना चाहिए, ये रट लो। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा मैजिक ट्रायंगल कहाँ से एकदम अचानक से आ गया, याद है कि नहीं याद है? याद है सर। है ना, याद है। नहीं नहीं याद है तो मैं दिखा तो याद सर, है। आता है ना। बच्चों जिनको याद है वो कह रहे सर टाइम वेस्ट मत करो, याद है हमें सब को। सर मैजिक ट्रायंगल ढूंढ रहे हो आप? यस, एक बार दिखा देता हूँ जिनको नहीं आया समझ, एक बार दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट। मेरी डिस्प्ले दिख रही है अभी, दूसरे यस वाली? सर। Yes, देखो sir. इसमें इसमें ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, जो ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, ये आपके नोट्स में मिलेगा मैथमेटिकल टूल वाले में, मैजिक ट्रायंगल। यहाँ पे 37 53 ये सब निकाला था हमने। तो इसकी रेशियोज देखो, इसकी साइड का रेशियोज, मैं एनोटेशन डिलीट कर देता हूँ। अरे एनोटेशन गया, ये गया, हाँ। देख लो 3:4:5 में है, और 3 के जस्ट अपोजिट वाला 37 है, 4 के जस्ट अपोजिट वाला 53 है। तो यहाँ पे हमारा 400 था, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला क्या आएगा? 53 डिग्री आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा सब। ठीक है, ये नोट्स में आपको दिख जाएगा। जिनको ये नहीं समझ आया ना, तो बस मैंने इसलिए दिखाया कि आपको नोट्स में इस चीज मिल जाएगी। अब इधर का स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया, अरे रुको, शेयर स्क्रीन। तो आ गया, ठीक है। अब आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये तो कल का ही चल रहा है, अभी तक आधा टाइम हमने इसी में गंवा दिया यार। हाँ, अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो स्पीड के बारे में डिस्कशन हुआ था कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे डिस्टेंस आएगा टाइम के साथ, वैसे वैसे स्पीड है। अगर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करें तो इट इज द वेलोसिटी थिंग। सेम जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में था, स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, वेयर एज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हमारे देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वेलोसिटी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसकी है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक कंसेप्ट चेक करते हैं। आप सब लोग मेरे को बताओ, कैन स्पीड बी नेगेटिव? क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो सर। नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। द लीस्ट स्पीड एन ऑब्जेक्ट कैन हैव इज जीरो, सो इट इज, अगर रेस्ट पे होगा तो जीरो स्पीड हो सकती है बस।
वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? Yes, Yes, sir. sir. नो, Sir. क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? Dis- डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट Displacement टाइम। upon time. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, तो उसी लॉजिक के हिसाब से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है भाई। अब अगर देखो नेगेटिव वेलोसिटी मींस एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे तो दिस मींस इट्स अ नेगेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफाइन करते टाइम हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा और दूसरी अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन है तो वो हमारी मजबूरी है कि हमें उसे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है या नेगेटिव मानी है, अगर उनके हिसाब से अगर बॉडी नेगेटिव में मूव करे तो दिस मींस इट्स अ नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? No, sir. No, No, sir. sir. क्योंकि आप चलोगे, आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करोगे, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो नेगेटिव डिस्टेंस कवर कर सकता है कि सर मैं -2 मीटर चल गया? No, sir. No, sir. कोई ऐसा बच्चा है जो -2 मीटर कपड़ा ला सकता है? नहीं ना। No, sir. No, sir. माइनस स्केलर क्वांटिटी जो ऐसी है ना, डिस्टेंस वाली, लेंथ वाली, लेंथ कैन ओनली बी पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट अगर डायरेक्शन जो हमने पॉजिटिव इमेजिन कर रखी है उससे अपोजिट में अगर जा रही है चीज तो हम बोल देते हैं कि हाँ यार ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मींस अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। ठीक, चलो अब बात आती है एवरेज एंड इंस्टंटेनियस। तो कोई बताएगा व्हाट इज एवरेज? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, Total quantity. है ना। यही हमने सीखा था कब, जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, मीन कर रहे थे, जब हम वेक्टर एरर निकाल रहे थे, सॉरी एरर निकाल रहे थे, तो हमने क्या किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वाज नथिंग बट एवरेज। एवरेज वाज कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एक चीज होगी एवरेज वेलोसिटी, दूसरी होगी इंस्टंटेनियस। इंस्टंटेनियस का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टंटेनियस? इंस्टेंट का मतलब पता है? इंस्टेंट का मतलब कि उसी टाइम जस्ट हाँ, उसी क्षण उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि एक पर्टिकुलर, नहीं बोला, ऐसे नहीं बोलते कि यार एक इंस्टेंट के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये हम आम बोलचाल में भी यूज करते हैं मोस्टली। तो देखो इंस्टेंट का मतलब होता है किसी क्षण में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी मैं बोलूं कि अब बताओ, तो वही होगा। मान लो एक बॉल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना, आपने कभी ऐसे पत्थर तो घुमाया होगा या कोई भी चीज ऐसे बांध के किसी को देखा होगा घुमाते हुए, है ना, स्ट्रिंग से। Yes, तो sir. उसमें क्या होता है, एक Yes, कांस्टेंट sir. स्पीड तो होती है, भाई वो घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो आपको अगर देख रहे हो उसको बहुत देर तक, तो आपको ये लगेगा कि हाँ एक कांस्टेंट स्पीड से वो घूम रहा है। बट ऐसे घूमते घूमते टाइम में बोल दूं कि बेटा अब बताओ, या फिर अब बताओ, जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करूं, तो अगर उसी इंस्टेंट पे आप उसको ऑब्जर्व करके तुरंत की जो एट प्रेजेंट टाइम पे है वो वेलोसिटी बताते हो या वो स्पीड बताते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टंटेनियस स्पीड। तो बहुत छोटे टाइम के लिए अगर हम वैल्यू ले रहे हैं, तुरंत के तुरंत बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस। अब देखो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ओवर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। पता नहीं क्या बोल दिया, समझ नहीं आया यार। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ओवर अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज रेशियो। बहुत गहरी बात है, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि एवरेज वेलोसिटी लेनी है तो क्या करेंगे, सर्टेन टाइम के लिए देखेंगे, सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि कुछ देर रुक के रीडिंग लेंगे कि हाँ भाई 5 सेकंड में कितना चला, ठीक है, या फिर 1 घंटे में कितना चला, वही लेते हैं ना। अगर टाइम इंटरवल हमारा बहुत बड़ा है तो उसमें जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस में क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है डेल्टा टी, यानी हमारा टाइम जो है बहुत छोटा होगा, टाइम हमारा बहुत छोटा होगा। डेल्टा का मतलब तो बताया था ना बेटा कि इट इज सम वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत छोटी, क्षण भर। अगर क्षण एक छोटे से टाइम को बताना है तो वही बताएंगे कि इट्स सम स्मॉल वैल्यू, यानी कि डेल्टा टी। तो इंस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अरे मैं मजाक कर देता हूँ, तुम मेरे को सीरियस मत ले लेना, ये अंग्रेजी मेरे को भली बात ही समझ आ रही है, मैंने लिखी है यार,
कभी ये मत सोचना सर को समझ नहीं आ रहा, मैं क्योंकि मैं वो चीज मेरे मैं बता चुका हूँ वो चीज, इसलिए मैं उसको स्किप करा रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में यानी कि डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टी टाइम मतलब इट इज सम बिगर वैल्यू ऑफ टाइम, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो होगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। जब मैं टाइम को एक बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ, जिसमें इसकी मैं बहुत देर तक रुक के देख रहा हूँ कि यार कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट मीन्स इट्स एन एवरेज वैल्यू। अगर एक छोटे से टाइम में ले रहा हूँ, एक इंस्टेंट पे ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। अब इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस, जैसे मान लो आपको ये पता चले कि सर कब हम बात करेंगे एवरेज की, कब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की, वो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और भी चैप्टर्स आएंगे, वर्क, पावर, एनर्जी, वहां पे सबका पूरा खेल चलेगा कि वहां सिर्फ एवरेज की बात होगी, वहां इंस्टेंट को सब भूल जाएंगे, वहां पे इंस्टेंट को सब भूल जाएंगे हम। जब हम ग्रेविटेशन में बात करेंगे फिर हम इंस्टेंट को ज्यादा यूज करेंगे। तो वो मैं आपको बताता चलूंगा कि देखो अब इंस्टेंट काम आ रहा है, अब एवरेज काम आ रहा है, ठीक है। तो वो अभी के लिए छोड़ देते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, उस जैसे जैसे हमें चीजें कंटेक्स्ट में आती जाएंगी तो हम उनको इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। अब रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एन क्या लिख दिया यार ये, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इनफाइनाइटसिमली मतलब कि अनंत बार उसको तोड़ते चले जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो, जो सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा से छोटा टुकड़ा होगा, यानी कि अति सूक्ष्म, यानी कि वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस इंटरवल में जितना डिस्प्लेस कर जाए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो वही है, अलग अलग तरीके हैं, आपको शब्द पकड़ लो। कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाए इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, तो उससे डरना नहीं है, इसका मतलब भी क्या है, डेल्टा टी। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब भी क्या है, डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि छोटे से छोटा, अति सूक्ष्म क्षण, अति सूक्ष्म इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये है एवरेज वेलोसिटी। हाँ, ये वही लड़का चल रहा है जो हम पहले देख रहे थे, ठीक है। अब ये कुछ ड्यूरेशन चला, एंटायर ट्रिप में अगर उसकी बात करें, पूरे के पूरे ट्रिप की बात करें, यानी कि इफ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द कंप्लीट ट्रिप ऑफ दिस बॉय। मेरी पेंसिल क्यों नहीं चल रही हो यार, ये तो इस पे नहीं चल रही, चलो ठीक है। सर भाग ये है ना, एंटायर ट्रिप पे बात करें, अगर पूरे ट्रिप की बात करें तो जितना वो चला पूरे ट्रिप में, जितना वो लड़का चला है पूरे ट्रिप में, उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो जितना उसने टाइम लिया, तो दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं पर्टिकुलर बोलूं कि नाउ आई वांट टू नो द वेलोसिटी नाउ, आई वांट टू नो द वेलोसिटी नाउ, तो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। एक्सेलरेशन जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि नाउ 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 जब ऐसे बोलते जाएंगे, नहीं अब बताओ अब बताओ अब बताओ, तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो हमेशा वो वेलोसिटी या तो बढ़ती हुई रहेगी या घटती रहेगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वहां पे मजा आएगा जब या तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या फिर बॉडी रिटार्ड कर रही है, स्लो डाउन हो रही है, ठीक है। एक पत्थर ऊपर से गिरेगा तो वो हमेशा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो मेरा सेंस बनता है कि मैं बार बार पूछूं कि अभी बताओ वेलोसिटी, अभी बताओ वेलोसिटी, तो दैट विल ऑलवेज बी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब वही फॉर्मूले हैं, और वही लिमिट की बात जो मैंने आपको बताया था, लिमिट। लिमिट मतलब कि जब चीजें अप्रोचिंग जीरो हो जाती है ना, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करने लगे, यहाँ पे जैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है टाइम, टाइम जीरो को अप्रोच करना मतलब बहुत सूक्ष्म समय की बात हो रही है, डेल्टा एस, तो वही है हमारा वेलोसिटी। तो अगर मैथ की लैंग्वेज में देखो, अगर मैथ के नजरिए से देखो, तो पूरी बात कौन सी है, कंप्लीट बात ये है भाई। कंप्लीट बात का मतलब कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये होगी पूरी बात। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मतलब ये। अब ये तो सबको पता चल गया कि यार जब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय सम स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम, बट वो कितनी स्मॉल होगी, कैसे होगी, वो पूरी बात लिखने के लिए हमने बोला कि ये स्मॉल भी कितनी होगी, कि जीरो के लगभग आसपास होगी। क्या ये स्लोप होगा? स्लोप भी तो होगा, डिफरेंशिएशन की भी तो यही बात थी यार। डिफरेंशिएशन हमने फिनिश किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं एस टी कर्व बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व बनाऊं, इधर मेरा डिस्प्लेसमेंट है इधर टाइम है, इस पे कोई रैंडम कर्व है, तो इस पे अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूँ एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जो ये टेंजेंट है वो क्या डिफाइन करेगा, दैट विल डिफाइन द वेलोसिटी
एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो ये टेंजेंट ड्रॉ होगा किसी भी रैंडम पॉइंट पे, तो दैट विल डिफाइन वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या है, नीचे टाइम एक्सिस चल रहा है ना ऐसे, तो टाइम एक्सिस पे अगर एक पॉइंट लेते हो यानी एक वर्टिकल ऐसे डालते हो, तो ये किसी टाइम की बात है ना, किसी इंस्टेंट की बात है ना। यहाँ इस पॉइंट पे तो टाइम डेल्टा टी होगा ना, कि थोड़ा सा टाइम उस पॉइंट पे बता दो, तो वो क्या होगा, वो स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ ये डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो दैट इज नथिंग बट स्लोप। स्लोप में यहाँ पे थीटा लगाओ, थीटा में आप एक यहाँ ड्रॉप करो, ये ऐसे करो, तो ये क्या हुआ, डेल्टा एस हुआ, क्योंकि चेंज इन यहाँ पे S1 से S2 जा रहा है भाई, यहाँ S1 है यहाँ S2 है, तो ये डेल्टा एस हुआ वर्टिकल एक्सिस में। और नीचे क्या हुआ, T2 माइनस T1, यहाँ T2 है यहाँ T1 है, तो जिसका मतलब ये नीचे हुआ डेल्टा टी। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, m इक्वल्स टू टेन थीटा पड़ा था, इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एंड दिस वाज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, या इसको बोलते थे स्लोप। तो डिफरेंशिएशन, स्लोप, या फिर ये चीज सब एक है। इनसे हमें पता पड़ा कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ। करो सब लोग, इसको ट्राई करो एक बार, तब तक मैं देखूं कितने बच्चे कर पाते हैं, गले को थोड़ी शांति दूं। चलो करो सब लोग, करो ट्राई, सब करेंगे, गलत करें चाहे सही करें वो अलग बात है। सर ए होगा शायद से। देखते हैं, ज्यादा टाइम लगाने का क्वेश्चन नहीं है भाई, सब लोग करो, सीधा आंसर आएगा इसका। बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मीन सम ले ऑफ लो भाई, जितनी भी वेलोसिटीज है उनका मीन ले लो। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, v1 से कितनी देर चला, 1/3 टाइम चला, बचा हुआ टाइम कितना, 2/3 टाइम बच गया भाई। 1 टाइम अगर इमेजिन करते हो आप 1 सेकंड, तो 1/3 सेकंड वो चला v1 वेलोसिटी से, बचे हुए कितना टाइम बचा, 2/3 सेकंड बच गए, 2/3 सेकंड चला v1 से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट कितने बच्चों को आ रहा है, हाँ ये बात। अब इतने सारे बच्चे कैसे आ जाते हैं, मुझे लगता है सिर्फ कुछ बच्चे तो सिर्फ हैंड रेज करते हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा जेन्युइनली बताना, सच सच बिल्कुल, जिसने झूठ बोला उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसने झूठ बोला उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कितने बच्चों का आंसर आया था, फर्स्ट एक इसके कितने बच्चों का आया है, बस वही हाथ ऊपर रखेंगे, बाकी सब नीचे कर लो, नहीं तो आंसर चाहे जो भी आया सिलेक्शन नहीं होगा, फिर श्राप लग जाएगा तुम्हें। अच्छा 17 बच्चों का जेन्युइनली आया है भाई, फिर तो मजा आ गया। सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को देख के मेरे को लग रहा था ना, क्योंकि 1/3 था तो ऑब्वियसली 2/3 बचा, तो फिर मेरे को लगा कि फर्स्ट ही होगा। इसी तरीके से आ गया ना, चाहे गट फीलिंग से आए तो उसको भी बोलेंगे कि आया है। तो दूसरे का देख के कुछ, मेरे को ये डाउट है कि जैसे दो बच्चे आंसर दिए कि सर ऑप्शन ए आ रहा है, फिर बाकी सब लोग हाँ हाँ सर मेरा भी आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये तो देखो वही है, जैसे देखते ही आपको फीलिंग आई ना, वही फीलिंग आनी चाहिए। मान लो क्या हुआ, v1 वेलोसिटी से चला, कितनी देर चला भाई, v1 वेलोसिटी से चला वो 1/3 टाइम पे, यानी अगर मैं टोटल टाइम को मान लूं, टोटल टाइम को मैं 1 सेकंड मान लेता हूँ, 1 सेकंड,
तो 1/3 सेकंड तक वो v1 वेलोसिटी से चला, यानी टाइम इनटू वेलोसिटी कर दूं तो दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, राइट। फिर बचे हुआ टाइम कितना, 1 माइनस 1/3 कर लो तो वो होगा 2/3 टाइम सेकंड बच गया। उतने टाइम वो कितनी वेलोसिटी से चला, v2 से। इसको v2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वो दूरी हो गई, ये दूरी हो गई डिस्टेंस कवर्ड इन 1/3 सेकंड, ये होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 2/3 रिमेनिंग सेकंड। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं टोटल टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम क्या था 1 सेकंड था, तो दैट विल बी माय एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड। तो 1/3 इंटू v1 यानी v1/3 प्लस 2/3 इंटू v2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो तो v1/3 प्लस 2/3 इंटू v2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन भी दिया है क्या मैंने, ये भी देखने की बात है कि नहीं है। अच्छा ये बात बताओ, वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है ना, यस सर। वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम, ठीक है। तो टाइम मैंने 1 सेकंड मान लिया तो थोड़ा दिक्कत आ गई होगी। मान लो मैं बोलता हूँ कि टोटल टाइम मेरा जो था दैट वाज 10 सेकंड, ठीक है। अब इस 10 सेकंड के 1/3 पार्ट यानी कि 10/3 सेकंड्स कितनी वेलोसिटी से चला, v1 से। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर मैं वेलोसिटी इनटू टाइम कर दूं इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखो तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा भाई, ये टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हाँ जी टोटल सर। अगर टोटल मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना ये टोटल जो भी बॉडी थी ये चली है, वो क्या हुई, v1 वेलोसिटी से चली 10/3 सेकंड, तो 10/3 सेकंड टाइम इनटू वेलोसिटी किया तो डिस्प्लेसमेंट का पहला पार्ट आ गया। फिर बचा कितना टाइम, 10 माइनस 10/3 बच गया। तो इसको करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई, 3 इधर 30, ये 20/30, 20/30, तो 20/30 सही बोल रहा हूँ क्या, गलत कर रहा हूँ यार तो 20/3, सॉरी 30 नहीं, 20/3 बच गया। 20/3 टाइम कितने वेलोसिटी से चला, v2 से, तो इसको v2 कर लो। तो ये मेरा आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10/3 v1 प्लस 20/3 v2। टोटल टाइम कितना था 10 सेकंड जो मैंने अज्यूम किया, तो 10 सेकंड, 10 से डिवाइड कर दो 10 कॉमन लेके, तो भाई क्या आएगा 1/3 v1 प्लस 2/3 v2, वही मेरा ऑप्शन ये है। अब इसमें कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट आंसर ए ही आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन दिया है कि नहीं मैंने। हाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लो यार, यही एक्सप्लेनेशन है। v1 तक गए, कुछ दूरी तय करी, ठीक है, फिर बची हुई दूरी उसने v2 से करी, तो ये फर्स्ट दूरी थी, ये दूसरी दूरी थी, ये टाइम टोटल t था। इसको इस्तेमाल करते हुए आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वो गाड़ी है बॉडी के तौर पे, BODY, रिजिड बॉडी इज दिस कार। तो पहला जो ड्यूरेशन था वो इसने t/3 टाइम में v1 ट्रेवल किया, बचा हुआ जो ड्यूरेशन था 2/3 टाइम का वो v2 से ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 इंटू टी जो पहले का टाइम था, फिर वेलोसिटी 2 इंटू दिस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। t कॉमन ले लो, उड़ा दो, तो आंसर आएगा ये। कितने बच्चे कर पाओगे जिनका नहीं हुआ था, कर लोगे, शाबाश, ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये भी ट्राई कर लो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड, यहां डिफरेंशिएशन लगेगा, करो ये, ट्राई कर लो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय सम फंक्शन ऑफ x, वो फंक्शन क्या है, फॉर सम फंक्शन ऑफ t, सॉरी देखो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे हम y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x लिखते थे ना, इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t। ठीक है भाई, ये क्या है 4t² प्लस 2 टाइम्स t, ठीक है, इन मीटर्स। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको याद करो, दैट वाज लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, है ना। अब x क्या था, सर रुक जाओ। x वाज डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है लिमिट, नहीं पूरा नहीं बताऊंगा मैं, जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा टी। डेल्टा x इसलिए यूज किया बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x से लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह ये डेल्टा x लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज फिट करो, और यही मैं क्या बता रहा था, दिस इज डिफरेंशिएशन भाई, डिफरेंशिएशन है। तो पहले यू हैव टू टेक आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एंड देन यू हैव टू पुट इन द वैल्यूज। करो जो हम कल परसों कर रहे थे, वही चीज रिपीट होगी। जिनका आएगा वो हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज हम यही क्वेश्चन करके फिर स्टॉप कर देंगे आज। सबका कराएंगे, समझ सबको आना चाहिए ये। सर ए 60 मीटर पर स्क्वायर। ए सर 60 मीटर ए 60 मीटर पर सेकेंड। अरे ठीक है, सबको करने देते हैं, और 1 मिनट का टाइम ले लो, फिर करा दूंगा मैं आराम से इसको। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, सर देखेंगे। हमने बताया। क्या क्या बताऊं? सर नहीं हमने बताया तो आपको आंसर। हाँ मान लिया ना मैंने, तुम्हारी बात मान ली भाई, तुम सच बोलते हो, अच्छे बच्चे। सर लेट आवर आंसर इज ट्रू। या लेट योर आंसर बी ट्रू। कितने बच्चों को लगता है मैं स्लो पढ़ाता हूँ? सर मैंने पूरा सुना नहीं था, इसलिए गलती से हो गया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कितने बच्चों को लगता है मैं स्लो पढ़ाता हूँ क्लास में, सिलेबस स्लो चल रहा है। जिनको लगता है हैंड रेज करो ना, जिनको ये लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ। कितनों को लगता है, कितनों को कोई लगता है फास्ट पढ़ा रहा हूँ? कितनों को लगता है सही चल रहा है जो चल रहा है? ठीक है, चलने दो। चलो सही है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ, कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तुम्हारी लाइफ में? सर बहुत यस सर। बहुत सर हो गया, बहुत सारे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस कर पाओगे ना यार, तो असाइनमेंट वगैरह कर लोगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, मतलब ऐसा है बात। तुम्हारे पास बहुत बच्चों के पास रिजर्वेशन वगैरह भी होगा, तो जिंदगी तुम्हारी सेट हो जाएगी, बस लगे रहो। और एक कुछ बच्चों की ना टेंडेंसी है, देखो क्लास में तो सब लोग कर रहे हो, तो ऐसे ही ना टेस्ट भी हम लोग देंगे, जैसे टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट स्किप मत किया करो यार, टेस्ट स्किप करना एक बहुत बुरी हैबिट होती है। तो पता है एक बार मैंने ईएस का एग्जाम दिया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो उसमें होते हैं 3 लेवल, पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू। तो उस टाइम मेरे को ये हैबिट ले डूबी, आई वॉज इन द थॉट कि मैं लास्ट में क्या करूंगा, सारे के सारे टेस्ट लास्ट में करूंगा। चलो पहले इसको सोल्व करते फिर बताऊंगा स्टोरी, फिर चलेंगे आज की क्लास खत्म, ठीक है। तो देखो भाई, अब बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन है, एक्स इज सम फंक्शन ऑफ टी, है ना, एक्स एक्स है सम फंक्शन ऑफ टी, सॉरी। तो वो एफ टी है, और इसको मैंने लिखा 4t² + 2t, ये हो गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट अ सम पॉइंट, जिसका जहाँ पे t = 2 सेकंड होगा, t = 2 सेकंड्स में मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं v = dx/dt, है ना। या फिर इसी का दूसरा टर्म क्या था कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x/डेल्टा t,
यही तो था डेफिनेशन वेलोसिटी का, और यही होता है, हमें पता है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी एस बाई डी टी। एस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस बाई डी टी, अगर एक्स को डिस्प्लेसमेंट मान रहे हो तो डी एक्स बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, वही निकालो पहले। अब फंक्शन था, इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो इसका लो भाई, पहले फर्स्ट वाले का फिर दूसरे वाले का। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट डी एक्स बाई डी टी। क्या आएगा, 4t² है तो 4 इज अ कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, t² था तो t का 2 नीचे आ जाएगा, और पावर में जो था t वहां पे 2 - 1 हो जाएगा, फिर प्लस में 2 एज इट इज रहेगा, t की पावर में 1 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो 8t और ये 2, 8t + 2, तो dx बाई dt मेरा आ गया 8t + 2। ठीक है, ये आया। अब आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ दिस dx बाई dt, जो कि मेरी वेलोसिटी है एट t = 2। तो t = 2 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वो क्या होगी 8 × 2 + 2, तो क्या होगा 16 + 2 दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम का यूनिट बेटा सेकंड में था, t = 2 सेकेंड्स था, और जो डिस्प्लेसमेंट था इन मीटर्स, मीटर्स दिया तो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड, इसलिए इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 18 मीटर पर सेकंड शायद आया है। हाँ, कितने बच्चों का सही आया आंसर, हैंड रेज करो एक बार जिनका सही आंसर आया 18 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी। बस एक, बस दो, हाँ कुछ नए बच्चे आए भाई, शाबाश। तमन्ना, पूजा, गुंजन, शाबाश। बाकी जिनका नहीं आया वो इजी है, इसको करोगे, नहीं तो इसको कल डिस्कस कर दूंगा। एक बार क्लास स्टार्ट, पहले अटेम्प्ट खुद करोगे, बहुत इजी है। जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे जब तक धुआं दिखेगी। फिर सेम कहानी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की देखेंगे। न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का ये रहेगा। ठीक है, तो अभी कल के लिए इसको रट के करके आओगे। जिनको अब तक समझ आया है सारा का सारा, वो दे आर इन अ गुड पोजीशन टू सोल्व दिस क्विक असाइनमेंट 1। ये आप सोल्व कर पाओगे इजीली, राइट। अभी मैंने नोट्स शेयर शायद इसके शेयर नहीं किए, जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स। तो आप क्विक असाइनमेंट 1 करने की स्थिति में अभी सब लोग हो। क्विक असाइनमेंट 1 कैन बी इजीली सोल्व्ड, इसको आप करोगे, यहाँ पे इसके सॉल्यूशन है। फिर हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, वेलोसिटी की ये सब स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो बाय द टाइम, हाँ स्टोरी तो बताऊंगा भाई, तभी तो 2 मिनट बचा के रखे हैं। अभी किसी को डाउट है पूछो।